हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के अध्याय नंबर 7 को देखेंगे। इससे पहले 1 से 6 तक के सभी चैप्टरों के व्याख्यान वीडियो तथा उसके प्रश्न उत्तर के वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। जो इन चैनलों के माध्यम से इन वीडियो को नहीं देखे हैं वे कृपया इस चैनल को ऑन करें और इन सभी वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। तो चलिए आज देखते हैं अध्याय नंबर 7 में दिया हुआ है क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। यह है अध्याय नंबर 7, क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। क्षेत्रीय मतलब जो प्रदेश है, क्षेत्र है उनका, और संस्कृति वहाँ के जो संस्कृति है यानी भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो संस्कृतियाँ हैं उन संस्कृतियों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे विकास हुआ है, इन सबों के बारे में हम इस अध्याय में देखेंगे। तो संस्कृति का मतलब हम लोग स्पष्ट कर लेते हैं। संस्कृति का मतलब हुआ किसी समाज या सामाजिक समूह के जो साझा मूल्य, विश्वास, धर्म, भाषा, कला, रीति रिवाज, संगीत, दर्शन, आदत इत्यादि होते हैं। तो इन समूहों को हम संस्कृति कहते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते चला जाता है, यानी आगे हस्तांतरित होते रहता है। तो आज हम इन्हीं संस्कृतियों के विकास के बारे में देखेंगे, कैसे निर्माण हुआ है, कैसे विकास हुआ है। तो चलिए सीधे इसके चैप्टर पर। लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका है उनकी बोलचाल की भाषा से उन्हें परिभाषित करना। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिल या उड़ीसा भाषा बोलता है और तमिलनाडु या उड़ीसा में रहता है। इसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत, चित्रकला से जुड़ा करते हैं। कभी कभी हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और सोचते हैं कि ये युग युगांतरों के अस्तित्व में है, किंतु भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वे समय के साथ साथ बदलती है और सच तो यह है कि आज भी बदल रही है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई। इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। जैसा कि हम देखेंगे, कुछ परंपराएं तो कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी है, जबकि कुछ अन्य भिन्न भिन्न क्षेत्रों में एक समान प्रतीत होती है। परंतु इसके अतिरिक्त कुछ अन्य परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से तो निकली है, परंतु अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। आगे है इसमें चेर और मलयालम भाषा का विकास। इसमें देखना है कि चेर और मलयालम भाषा का विकास कैसे हुआ है, डेवलपमेंट कैसे हुआ है। आइए भाषा और क्षेत्र के बीच अंतर संबंध के एक उदाहरण से अपना विश्लेषण प्रारंभ करें। महोदयपुरम का चेर राज्य
प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में प्रस्तुत किया, किया। वस्तुतः इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। साथ साथ चेर लोगों ने संस्कृति की परंपराओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया। केरल एक मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित है। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियाँ, जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती है, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी है। यह भी एक काफ़ी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण तथा काव्य शास्त्र विषयक है, मणि प्रवालम शैली में लिखा गया था। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा मूंगा, जो यहाँ के दो भाषाओं, संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है। मलयालम में रचित आरंभिक केरल का एक अभिलेख, यह जो है वह केरल का एक अभिलेख है। यह चित्र नंबर 2 में दिया हुआ है। बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां, तालपत्र की पांडुलिपि उड़ीसा, यह दिया हुआ है। चलिए फिर आगे इसमें देखते हैं कि शासक और धार्मिक परंपराएं, जगन्नाथी संप्रदाय, इनके बारे में देखते हैं कि यह क्या संप्रदाय है, कैसे है, इसका विकास कैसे हुआ। अन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय संस्कृतियां क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी। इस प्रक्रिया का सर्वोत्तम उदाहरण है पुरी, उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय। जगन्नाथ शब्द का अर्थ है दुनिया का मालिक, जो विष्णु का पर्यायवाची शब्द है या पर्यायवाची है। आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे, जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। 12वीं शताब्दी में गंग वंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनवाने का निश्चय किया। उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया। चित्र नंबर 3 में जगन्नाथ मंदिर पुरी, यह जो है पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर है। ज्यों-ज्यों इस मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक तथा राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार हो जाएगा। आगे है राजपूत और शूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग इस क्षेत्र को, जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है, राजपूताना कहते थे। राजपूताना कहते थे।
इससे यह समझा जा सकता है कि वह एक ऐसा प्रदेश जहाँ केवल अथवा प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन यह बात आंशिक रूप से ही सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे और आज भी है जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। यह भी सच है कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते हैं। यह तथापि अक्सर यह माना जाता है भी कि राजपूतों ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान के अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज अध्याय 2 में एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे। चित्र नंबर 4 बीकानेर के राजकुमार राज सिंह का यह चित्र है। जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वर्ण किया मगर पीठ नहीं दिखाए। राजपूत शूरवीरों की कहानियाँ काव्य और गीतों में सुरक्षित है। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती है। ये काव्य एवं गीत ऐसे शूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते हैं और उनसे यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन शूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे। इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियाँ और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, सौंदर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त थी? कहीं कहीं यह चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने शूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता पर जिंदा जल जाने की प्रथा का भी कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है। इस प्रकार जो लोग शूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। इसमें दिया हुआ है वह क्षेत्र जिनकी इस अध्याय में चर्चा की गई है। तो ये सभी क्षेत्र दिया गया है। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख और समझ लेंगे। आगे इसमें दिया हुआ है क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। क्षेत्रीय सीमाओं से परे कथक नृत्य की कहानी। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे क्योंकि यह वीडियो थोड़ा अधिक लंबा हो रहा है, अतः इसको हम आज यहीं पर छोड़ते हैं। अगले वीडियो में हम क्षेत्रीय सीमांतों से परे क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी से शुरू करेंगे।